आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस लाइफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के हिंदी के मॉडल पेपर के बारे में। ठीक, तो किस प्रकार का मॉडल पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके का जो है पेपर आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। हालांकि क्वेश्चन में अंतर होगा, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन मिल सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो इस मॉडल पेपर को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कितना समय मिलता है, कितना जो है नंबर का मार्क्स होता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक, तो वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिए और सारी डिटेल को बहुत ही बारीकी से समझिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समय कितना मिलेगा। तो समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक, यहाँ पर पूर्णांक जो होगा वो 70 का होगा। आगे बात कर लेते हैं। तो प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो परीक्षार्थियों को, कहने का मतलब आप लोगों को जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। ठीक, प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, आ और खंड बा में विभाजित होगा। ठीक, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो कि प्रश्न आई थिंक प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो एक एक नंबर के होते हैं बहुविकल्पीय। ठीक, तो जो खंड आ है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प चयन करके OMR ठीक सीट पर नीले अथवा काले वाल जो है पॉइंट पेन से सही विकल्प को जो है आपको चुनना है। ठीक, आगे देखते हैं। जो खंड आपका आ है में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ से आपको मालूम चल गया कि खंड आ जो है आपका, वहाँ पर जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर निर्धारित किया जाएगा। ठीक, तो एक प्रश्न का आंसर देंगे आप तो उसके लिए आपको 1 नंबर देखने को मिलेगा, आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटे का समय, ठीक, तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको 2 घंटे का समय निर्धारित है। आगे देखते हैं। तो प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। तो जितने भी प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे उनका कितने अंक का वो क्वेश्चन है वो उसके सम्मुख लिखा हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं खंड आ आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आप देख पा रहे हैं ये पहला प्रश्न है और इसके सामने यहाँ पर अंक जो है अंकित किया गया है कि 1 नंबर का है, और टोटल आपका बहुविकल्पीय जो प्रश्न है वो 20 नंबर का है, यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका दिया गया है जैसा कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। ठीक, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला भारतेंद्र युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा आपका शुक्लांतर युग। यहाँ पर शुक्लोत्तर युग भी हो सकता है आई थिंक क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको जो सही है वो आपको चयन करना है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका द्विवेदी युग। ठीक, तो बाबू गुलाब राय जी किस युग के लेखक हैं, तो आपके द्विवेदी युग के हैं। ठीक, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगर चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि जो है किस विधा की रचना है, निबंध, कविता, नाटक, कहानी। तो आपका ये जो चिंतामणि है ये एक निबंध है। ठीक, एक निबंध संग्रह है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे देखते हैं। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला या हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसी प्रकार से हर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट होगा वो होगा मुंशी प्रेमचंद्र। तो गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। शुक्ल युग की समयावधि क्या है। ठीक, शुक्ल युग की समयावधि आपको बतानी है। पहला दिया गया है 1936 से 1943 तक, दूसरा दिया गया है 1919 से 1938 तक। ठीक, अगला दिया गया है 1900 से 1918 तक, लास्ट में दिया गया है यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो शुक्ल युग की समयावधि है वो कितनी है। तो आपको पता होगा 1919 से लेकर 1938 तक जो है आपकी शुक्ल युग की समयावधि है। ठीक, तो इसी प्रकार अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यहाँ पर आपको विधा बतानी है कि किस विधा की ये रचना है। ठीक, जीवनी है, आत्मकथा है या फिर साक्षात्कार भेंट वार्ता है या फिर रेखा चित्र है। तो आपको आई थिंक पता ही होगा कि ये क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक, नीड़ का निर्माण फिर क्या है, एक आत्मकथा है। ठीक, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या फिर छायावादी युग। तो आई थिंक ये भी आपको पता है कि ये किस युग की रचना है, तो द्विवेदी युग की है। ठीक, तो इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से 20 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर आपको निर्धारित किए जाएंगे। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या फिर सुमित्रानंदन पंत की। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। क्या हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन, इन्हीं की ये रचना है। ठीक,
आगे देखते हैं तो आप देख पा रहे हैं भारत भारती किसकी रचना है, प्रश्न पूछा गया है भारत भारती किसकी रचना है। तो ये है आपकी मैथिली शरण गुप्त की। यहाँ पर हालांकि आपको 3 ऑप्शन और दिए गए हैं जो कि गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है और इसका आंसर देने पर आपको 1 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक, अब यहाँ पर दिया गया है आधुनिक काल कब से कब तक है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनमें से आपका एक सही है। तो आई थिंक ये आपको पहले से ही पता है। ठीक, अगला देखते हैं मतीराम। मतीराम किस युग के जो है कवि हैं। ठीक, मतीराम जो है वो किस युग के कवि हैं। तो आपको पता है कि ये किस युग के कवि हैं, तो रेत काल के। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्नों के लिए 1-1 नंबर जो है निर्धारित किए गए हैं, 1-1 जो है अंक आपको निर्धारित किया गया है। ठीक, आगे अगर देखते हैं हम तो यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया है हास्य रस। क्या पूछा गया, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है। ठीक, हास्य रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो है, और जो सही होगा आप उसे बताएंगे तो उसके लिए आपको 1 नंबर यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक, आगे दिया गया प्रश्न संख्या 12। सोहत ओढ़ पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत पर्यो प्रकाश। ठीक, ये जो है पंक्ति दी गई इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर दिया गया है उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार या फिर रूपक अलंकार। ये भी आपका जो है 1 नंबर का है। कितने अंक का है ये भी आपका जो है 1 अंक का है। ठीक, अगला देखते हैं तो यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो ये आपको बताना है और इसके लिए भी आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में जो है किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वि, मान, अक या फिर आ। तो हम यहाँ पर आंसर नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये आप जान लीजिए कि किस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए और इन सारे क्वेश्चनों के आप जो है आंसर अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लीजिए। जो क्वेश्चन के आंसर आपको ना पता हो आप जो है फिर से जो है आप रिवाइज कर लीजिए ताकि वो भी आपको पता चल जाए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं तो प्रत्यय के कितने भेद हैं। प्रत्यय के कितने भेद हैं, 2, 5, 3, 6। इसके लिए भी आपको 1 अंक प्राप्त होगा। ठीक, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है, कर्मधारा है, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो इसके लिए भी आपको 1 नंबर प्राप्त होगा। ठीक, अगला प्रश्न आंसू का तत्समक रूप क्या है, अश्रु, अंशु, रोना, आँख। ये भी 1 नंबर का है। ठीक, अगला प्रश्न यण संधि का सूत्र, यण संधि का जो सूत्र है वो क्या है, ये भी आपको बताना है। इसके लिए भी आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक, और ये भी आपका 1 नंबर का है। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर आप जो भी प्रश्न जो है पहले से आपको पता है वो आप रिवाइज करेंगे और जो नहीं पता है वो आप पता करेंगे। ठीक, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है। यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि पहला दिया गया है षष्ठी विभक्ति एकवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। ये भी आपका 1 अंक का है। ठीक, अगला प्रश्न जो कि आपके बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न है और इसके लिए भी आपको 1 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक, आपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। ठीक, ये आपको बताना है। ये भी आपको जो है 1 अंक प्राप्त करेगा अगर आप राइट आंसर देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पर आपका वर्णात्मक प्रश्न देखने को आपको मिलेगा खंड बा में। ये टोटल आपका 50 अंक का होगा। ठीक, बहुविकल्पीय आपका 20 अंक का हो गया और ये जो है आपका जो है टोटल 50 अंक का होगा जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे किस प्रकार का आपको प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। जैसे कि आप प्रश्न देख पा रहे हैं निम्नांकित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6 नंबर का है। जैसा कि यहाँ पर आपको 3 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न आपके 2-2 अंक के हैं, यानी कि टोटल आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। तो ये गद्यांश सबसे पहले तो आपको पढ़ना है। ठीक, गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ कब लिख पाएंगे, जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे और आप इसके राइटर को जो है पता कर पाएंगे कि ये किस जो है पार्ट से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, तब आप जो है इस पहले प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। अब यहाँ पर ये भी दिया गया कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर ये जो देख पा रहे हैं ये रेखाएं खींची गई हैं ये गद्य की कुछ लाइनों में, तो इसकी आपको व्याख्या करनी है अपनी जो है तरीके से, इसे जो है विस्तृत करके जो है बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करना है। ठीक, अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर ठीक लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ये आप जब गद्यांश बारीकी से पढ़ेंगे और समझेंगे तो ये भी आंसर आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का भी दे पाएंगे। और अगर आप
उस गद्यांश के बारे में अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर अथवा में करके जो है दूसरा गद्यांश दिया जाएगा और सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस गद्यांश से संबंधित, ठीक, जिसके लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित किए जाएंगे। टोटल आपको यहाँ पर 6 अंक प्राप्त होंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको देखिए, आपको दिया गया है गद्यांश लिखने के लिए। गद्यांश में यहाँ पर भी रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। और लास्ट प्रश्न दिया गया है आपका, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ये भी आपको जो है यहाँ से पढ़कर जो है इस गद्यांश को पढ़कर जो है प्राप्त होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से जो है तैयार कर लीजिए, ठीक। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, ये भी आपका 6 अंक का है, ठीक। आगे देखते हैं अगर हम, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया वो क्या दिया गया, दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपको जो है यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, ठीक। जैसा कि आपका दिया गया है चरण कमल बंधु हरिराई, तो इस प्रकार से इसे आपको पढ़ना है और उसके बाद इसका जो है संदर्भ लिखना है। तो आप जब इसके राइटर को पता करेंगे, इस जो है किस पंक्ति से लिया गया है तो आप समझ पाएंगे किस पद्यांश से लिया गया है और इसके राइटर कौन है, तो आप यहाँ से संदर्भ आसानी से लिख पाएंगे, ठीक। और यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये रेखांकित अंश है, ठीक, जिसके नीचे जो है लाइनें खींची गई हैं, इसी की आपको व्याख्या करनी है, मात्र इसी 2 लाइन की, ठीक। उसके बाद आपको ये बताना है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है और इन तीनों प्रश्नों के लिए आपको 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक। टोटल ये 6 अंक का है। अब आपको मान लीजिए ये नहीं आ रहा है, ठीक, एग्जाम हॉल में आपको मान लीजिए ये नहीं आ रहा है तो उसके लिए आपको एक चांस और होगा कि आपको एक दूसरा भी दिया जाएगा यहाँ पर, जिसे आप जो है पढ़कर समझकर इसका भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 जो है क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 अंक के। तो जैसा कि आपको संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो आप कॉमन ये मान लीजिए कि प्रत्येक जो भी आपका प्रश्न होगा वहाँ पर ये 2 प्रश्न आपके फिक्स होंगे। जो गद्यांश दिया गया होगा या पद्यांश दिया गया होगा उसका संदर्भ आपको लिखना है, ये जो है कन्फर्म है। और जो रेखांकित अंश होगा उसकी व्याख्या जरूर आपको करनी होगी। हालांकि जो तीसरा प्रश्न है वो कुछ भी हो सकता है उसी गद्यांश से संबंधित, ठीक। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, तीसरा प्रश्न, इसके लिए आपको 5 अंक जो है निर्धारित किया गया है। 2 अंक आपको जो है यहाँ पर संदर्भ लिखने के लिए मिलेगा और 3 अंक आपको जो है इसका हिंदी में अनुवाद करने के लिए मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पर लिखा गया है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, इनमें से किसी एक का जो है आपको संदर्भ भी लिखना है और उसका हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक। आगे देखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित 2 अंक आपको संदर्भ के लिए और 3 अंक आपको मिलेंगे हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो यहाँ पर भी 2 देखने को मिलेगा, इनमें से आपको कोई एक करना है, ठीक, जो भी आपको बेहतरीन तरीके से आ रहा हो। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न संख्या 5 कि आपने अपने पठित खंड काव्य, आपके यहाँ जो खंड काव्य चल रहा है, कहने के मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये खंड काव्य जो है अलग अलग होता है, ठीक। तो अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है, जो कि आपका 3 अंक का होगा, ठीक। एक प्रश्न का उत्तर देना है और वो आपका 3 अंक का होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रश्न पूछे गए हैं, इनमें से किसी एक का जो है आपको आंसर देना है जो कि आपका खंड काव्य का हो अपने यहाँ का, ठीक। तो ये थे आपके जो है खंड काव्य। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 6, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आप जीवन परिचय लिखेंगे इनका तो आपको उसके लिए 3 अंक मिलेंगे, ठीक। और जब उनकी प्रमुख रचनाएं लिखेंगे तो उसके लिए भी आपको 2 अंक मिलेंगे, ठीक। टोटल यहाँ पर आपको 5 अंक मिलेंगे, ठीक। तो इनमें तीनों में से किसी एक का आपको करना होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, ठीक, प्रश्न संख्या 6, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अपनी एक प्रमुख रचना का जो है उल्लेख करना है, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास हो गए, सुमित्रानंद पंत हो गए, महाकवि सूरदास हो गए। तो इनमें से किसी एक का जो है आपको जो है जीवन परिचय लिखना है, ठीक, 3 अंक के लिए, और उनकी रचनाएं भी, प्रमुख रचनाएं भी लिखनी है, जिसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। टोटल यहाँ पर आपको जो है 5 नंबर मिलेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखा गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना हो, ठीक, वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में देखने को ना मिले। तो इसके लिए आपको 2 अंक निर्धारित किया गया है।
अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 अगर हम देखते हैं तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो ये आपके 4 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए जिनमें से आपको कोई दो जो है करना है, ठीक। और उसके लिए आपको 2-2 अंक मिलेंगे, यानी टोटल यहाँ से आपको 4 अंक मिलने वाले हैं, ठीक। यहाँ पर प्रश्न संख्या अगर 9 देखते हैं हम तो निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। पर्यावरण संरक्षण पर हो गया, आतंक कारण या निवारण हो गया, जनसंख्या लाभ हानि हो गया, या नारी सशक्तिकरण हो गया। तो इसके लिए यहाँ पर भी आपको जो है 9 नंबर प्राप्त होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से जो है आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें वह बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम हॉल में जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ये मॉडल पेपर और बेहतरीन तरीके से जो है इसे सॉल्व कर लीजिए। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।